स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन, और जो इक्विलिब्रियम के 8 क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8, वो हम कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि आज कुछ पेरेंट्स आए हुए थे ज्यादा, तो उनकी वजह से स्ट्रेटेजी जो थी वो बनाने का जो टाइम था वो कंज्यूम हो गया। तो इसीलिए हम जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन को। तो ब्लैंक छोड़ दो, अपने जो भी पेज है 4 to 5 पेज, 5 पेज ब्लैंक छोड़ दो इसमें, ठीक है। तो अभी इसमें हाइड्रोजन जो चैप्टर है ये आपका 3 मार्क चैप्टर है। अब आपका ज्यादा कुछ रहा नहीं इसमें। अगर हम देखें तो हमारे 1 to 8 चैप्टर जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, और 9 to 14 ये चैप्टर बचते हैं अब हमारे पास, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 चैप्टर बचते हैं, 8 चैप्टर खत्म हो गए। तो इसमें हाइड्रोजन में जो इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, 2 क्लास बीच में बची हुई है, उसके बाद हम सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ चीजें जो बेसिक है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है। 3 आइसोटोप कौन कौन से? एक तो है प्रोटियम, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटियम है 1, और ये है ड्यूट्रियम 1, 2, एक है ट्रीटियम 1, 3। इनमें से ये वाला जो है आपका, ये आपका रेडियो एक्टिव है। हर किसी के लिए एक एक वर्ड है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, इनमें से ये जो है ये इस्तेमाल होता है कि इसमें हैवी वाटर, इसे ड्यूटीरियम बोलते हैं। ये हैवी वाटर में इस्तेमाल होता है, और नॉर्मली इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी, ठीक है। ये हमारा है प्रोटियम। ये इसके अंदर क्या खास बात है? इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आइसोटोप है, 3 आइसोटोप। अच्छा, अब क्योंकि हैवी वाटर का यहाँ जिक्र हुआ है तो देखो, हैवी वाटर और हार्ड वाटर में मैंने डिफरेंस बताया था। जो हैवी वाटर है इसमें ड्यूटीरियम आइसोटोप होता है, D12, मीन ड्यूटीरियम आइसोटोप। इसे हम D2O बोलते हैं, D2O, ड्यूटीरियम आइसोटोप का इस्तेमाल होता है। ये पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने पी लिया ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, तो ये पीने में हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, हार्ड वाटर क्या होता है? रेज योर हैंड। हार्ड वाटर इस चैप्टर का बहुत मेजर पोर्शन हार्ड वाटर है, ठीक है। हार्ड वाटर के लिए रेज योर हैंड। यस नितेश, बताइए। या जिनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट हो। वेरी गुड। जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटी होती है उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कितने तरह का होता है? टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, उसको कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है ना, वो सारा इस चैप्टर में। तो इस तरीके से हम पूरा चैप्टर जो है वो करेंगे हम। एक होता है डिस्टिल वाटर, और एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर। एक तरह से सॉफ्ट वाटर को डिस्टिल वाटर बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये दोनों के दोनों होते हैं फ्री फ्रॉम आयन, फ्री फ्रॉम आयन। इसमें कोई आयन नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं की जा सकती। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है आयन, आयंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये फ्री फ्रॉम आयंस होते हैं। तो है हैवी वाटर, हार्ड वाटर, डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट वाटर, और एक है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर का आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होगा ड्रिंकिंग पर्पज में, ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है। और एक डी मिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, डी मिनरलाइज्ड वाटर। ये वर्ड भी इस चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर का मतलब होता है अगर इसमें से आयन हटा दिए जाए, मिनरल्स हटा दिए जाए, तो ये डीमिनरलाइज्ड आयन हो जाएगा। एक तरह से ये डिस्टिल वाटर हो जाएगा अगर सारे मिनरल्स हटा दिए जाएं तो, ठीक है। तो ये जो जितने भी है, हैवी वाटर, हार्ड वाटर, डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट वाटर, मिनरल वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, ये सारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो इससे होती है हाइड्रोजीन। देखो एक एक करके इनको समझना। हाइड्रो
का मतलब होता है पानी, जीन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी वाटर प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूसर गैस होती है हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन से पानी बनता है? यस, H2 + O2 = H2O। तो वाटर प्रोड्यूसर बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। देखते हैं कितने पॉइंट आज हम डिस्कस करते हैं और कितने पॉइंट आप समझ पाते हो। अब हाइड्रोजन का जो नाम है ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, हाइड्रोजन। ओके, नंबर 2 जो पॉइंट है आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में हमने पढ़ लिया। कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं, इसमें से H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और ये ट्रीटियम। अच्छा, इन आइसोटोप में से प्रोटियम जो आइसोटोप है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है प्रोटियम डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन नहीं होते इसके अंदर। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो है क्या? ड्यूटीरियम को लेके। तो ड्यूटीरियम को मैं 1-2 से, क्योंकि पॉपुलर है इस नाम से, 1-2 से रिप्रेजेंट करूंगा। ड्यूटीरियम के अंदर दो बातें हम इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। एक, यूज्ड इन हैवी वाटर। तो इसके अंदर पहली बात क्या है? यूज्ड इन हैवी वाटर। क्या कोई बता सकता है हैवी वाटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? रेज योर हैंड अगर कोई बता सकता है कि हैवी वाटर कहाँ यूज होता है। बहुत आसान चैप्टर है हाइड्रोजन का। कभी सुना है हैवी वाटर कहाँ यूज होता है? वेरी गुड निखिल, बताइए। या शायद बैटरीज में यूज करते हैं। बैटरीज में नहीं भाई। और अर्णव आप बताइए। सर शायद ये सीवर्स में होता है। सीवर, ओके, चलो मैं बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, इनमें इस्तेमाल होता है हैवी वाटर का, ठीक है। तो ये एनडीए के जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ओके, इसका दूसरा पॉइंट हैवी वाटर का दूसरा पॉइंट, भाई हैवी वाटर जो है इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ, इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप देखोगे प्रोटॉन भी 1 है और माइनस कर लो न्यूट्रॉन भी 1 है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो मिलेंगे वो आपको किसमें मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको हैवी वाटर, यानी हैवी वाटर बोल रहा हूँ ड्यूटीरियम में। अच्छा, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 वो है ट्रीटियम। ट्रीटियम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भी एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रीटियम 1, 3। ट्रीटियम का इस्तेमाल होता है रेडियो एक्टिव। पहला पॉइंट क्या है? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। और इसकी हाफ लाइफ जो होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, 12.33 ईयर। ये बी पॉइंट में लिख देता हूँ, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो है 12.33 ईयर, यानी इतने सालों के बाद अगर इसको खुला छोड़ दिया आपने तो ये अपनी अमाउंट का आधा रह जाएगा, इसीलिए बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। कई ऐसे एलिमेंट भी है जिनकी हाफ लाइफ सिर्फ 5 मिनट होती है, ठीक है। वो अपनी अमाउंट का आधा रह जाते हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब नंबर 6 पॉइंट जो हमें समझना है इसमें, जो हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसमें, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कोई बता सकता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है? रेज योर हैंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल? नितेश, वेरी गुड। भैया से पीरियोडिक टेबल में बीचों बीच सबसे ऊपर लिखा हो गया, सभी पीरियड और ग्रुप से अलग रखकर। वेरी गुड। ये सेपरेट होती है पीरियोडिक टेबल में। कोई कहे कि ये फर्स्ट पीरियड में है, कोई सॉरी फर्स्ट ग्रुप में है, कोई कहे कि ये 17th ग्रुप में है, तो ये गलत है। द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज सेपरेट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, या आप कह सकते हो एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो होती है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है एट द टॉप ऑफ टेबल, एट द टॉप ऑफ
periodic table, ठीक है ना, at the top of table, separate from other groups, ठीक है। तो नंबर 7 पॉइंट जो है हमारा क्या है कि 70% टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। कितनी अजीब बात है, ये तो फैक्ट बन गया एक तरह से। 70% टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, टोटल मास ऑफ यूनिवर्स कंटेन हाइड्रोजन। मतलब कितनी अजीब बात है यार, पूरा यूनिवर्स में 70% मास सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, ठीक है ना। आपकी बॉडी में भी इतना हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। क्यों? आप सुबह से शाम तक जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, सब हाइड्रोजन है। देखो जैसे मान लो H2 आपने पी लिया तो आपके अंदर 2 हाइड्रोजन गए। आपने जो भी खाया, जो भी खाने में हम क्या खाते हैं, मेनली हम ग्लूकोज खाते हैं। आप कुछ भी खाओगे, आप रोटी खाओगे, आप दाल खाओगे, उसके अंदर क्या है, मेनली ग्लूकोज। C6H12O6 जो एनर्जी देता है, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसके अंदर हमारी अर्थ के जैसी कितने प्लेनेट हैं, 10⁻11। कितने प्लेनेट हैं हमारी अर्थ की तरह मिल्की वे गैलेक्सी में। बताना टोटल गैलेक्सी कितनी है, रेज योर हैंड। बताया था मैंने पहले भी, टोटल गैलेक्सी अब तक जो डिस्कवर की है साइंटिस्ट ने, वो कितनी है? अपूर्वा बताइए। 100 बिलियन। वेरी गुड। तो ये मैं इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ 10⁻12। तो आंसर आ गया 10⁻23। इतने प्लैनेट हैं यूनिवर्स के अंदर, रफली फिगर है, इतने प्लैनेट हैं, और हमारा सिर्फ एक है इसमें से, जिसका नाम है अर्थ। सिर्फ एक है, उस अर्थ पे आप रह रहे हो, आप एक हो। तो अब अंदाजा लगा लो कि हमारी क्या वैल्यू है। ऐसी ऐसी अर्थ 1000 भी डिस्ट्रॉय हो जाए ना, खत्म हो जाए बिल्कुल, तब भी यूनिवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ये बात बहुत ज्यादा डीप है। अब फिलहाल हम इतना डीप में नहीं जाने वाले, नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 पॉइंट जो है वो है लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर कोई है तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का, लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एक बार क्वेश्चन आया था, देखते हैं आप बता पाओगे। बताइए लाइटेस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा है? सबसे हल्का मेटल पीरियोडिक टेबल में, सबसे हल्का मेटल आया था नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA। यस बताइए। लिथियम। लिथियम इज करेक्ट आंसर। लिथियम लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट मेटल है। और एलिमेंट कोई पूछे तो हाइड्रोजन है, मेटल पूछे तो लिथियम है, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोटा सा एलिमेंट होता है यार, एक छोटा सा एलिमेंट। ये देखो, इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और इसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बताइए कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें लगती होगी? आप हैरान हो जाओगे। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 412, 450, बस। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपकी एंथैल्पी लगती है कितनी? 1312 किलो जूल पर मोल। तो ये जितना छोटा है उतना खोटा है। ये इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1312 किलो जूल पर मोल। अभी आपको अंदाजा होने लग जाएगा कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, क्यों रॉकेट में फ्यूल की तरह डाल के इसको ले जाते हैं। क्यों? LPG जो गैस होती है, LPG बोल रहा हूँ मैं, CNG जो गैस होती है, उसमें 12% हाइड्रोजन होती है। क्यों? थर्मल पावर प्लांट में कोयला फूंकने की जगह, यार तुम कोयला फूंक के पानी गर्म करोगे, पानी जो गर्म होगा उससे टरबाइन, उसके भाप जो जनरेट होगी, स्टीम,
उससे आप टरबाइन को घुमाओगे, ठीक है ना। तो टरबाइन घूमेंगे और फिर आपकी क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जो कोयला को हम जला रहे हैं उससे पॉल्यूशन भी तो होगा, उसका क्या करेंगे भाई, उसका कोई जुगाड़ है। पहले स्टीम इंजन चलते थे रेल में, अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। तो पॉल्यूशन को कितना हम कम कर रहे हैं, किस लेवल पे कम कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर में कोई है जो आज तक ट्रेड फेयर में गया है? रेज योर हैंड। किसको ट्रेड फेयर पसंद है? क्यों? वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात ज्यादा होती है। हर उसमें चले जाओ, दिल्ली, पंजाब, हर स्टेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस है। हर्षिता सुशील, आप कितनी बार ट्रेड फेयर गए हो? निखिल, आप कभी ट्रेड फेयर गए हो? जी भैया गए, यहाँ पर एक ही बार गए हैं। ओके। अपूर्वा, कभी आपको मौका मिला है ट्रेड फेयर जाने का, ऑटो एक्सपो जाने का? सर ट्रेड फेयर गया था सर, मैं ये कह रहा था सर हाइड्रोजन को इसलिए यूज करते हैं सर क्योंकि उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू और वो क्लीन होता है। वेरी गुड। हाइड्रोजन को हम थर्मल पावर प्लांट में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है। पॉल्यूशन थोड़ा सा, एनर्जी ज्यादा। इसलिए सीएनजी में, आपका थर्मल पावर प्लांट में, आपका क्या नाम है, रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो ट्रेड फेयर है, अगर कोई गया तो बहुत अच्छी बात है। इस साल तो खैर नहीं लगेगा, इस साल आपका B2B लगेगा, बिजनेस टू बिजनेस। B2C इस साल कैंसिल कर दिया कोरोना को देखते हुए, ठीक है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस जो है ये लगेगा आपको। ऐसी ऐसी जगह पे आपको ना जाना चाहिए। आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए मैंने आपको बता दिया। ऑटो एक्सपो हो गया, और साइंस स्टूडेंट के लिए बुक फेयर बहुत बढ़िया लगता है। आपको कभी भी मौका मिले, ठीक है ना, उसको छोड़ना मत। ये बुक फेयर जो होते हैं, ट्रेड फेयर जो होते हैं, ये आपको अप टू डेट रखते हैं टेक्नोलॉजी से और अपने साइंस से। तो इनको तो छोड़ा मत करो भाई किसी भी तरह से। मेरी तो फेवरेट जगह है, मैं तो गिनती नहीं है कितनी बार गया हूँ। तो इन अच्छी चीजों को अडेप्ट करो। द लाइटेस्ट एलिमेंट हो गया खत्म। अब बात आती है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारा का सारा जो टॉपिक है यहाँ तक हमारा खत्म होता है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला जो है, यहाँ तक टॉप 10 आप निकाल लो, फिर हम इस चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अगली क्लास से 2 क्लास और चाहिए बस इक्विलिब्रियम को, और उसमें वो 8 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में पहला पॉइंट, लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में इसकी जो प्रिपरेशन है वो है, जिंक में आप कुछ नहीं HCl डाल दो। अपनी लैब में भी आपको मौका मिले तो कभी HCl आप कॉन्क ले लो, डाइल्यूट ले लो, थोड़ा सा ले लो बीकर में, और उसमें ग्रेनुअल्स होते हैं, वहां पर आपको जिंक के ग्रेनुअल, आयरन के ग्रेनुअल ये मिल जाएंगे, कॉपर के मिल जाएंगे। कोई भी मेटल को अगर आप एसिड में डालोगे ना, तो ऐसी, अगर आपने कॉन्क एसिड ले रखा है तो ऐसी आवाज आएगी जैसे आपने गर्म तेल में प्याज डाल दिया, और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और आप क्या बना रहे हो उस टाइम, ZnCl2, और क्या बना रहे हो, हाइड्रोजन। अब कई बच्चे वहां पे ना एक्सपेरिमेंट करते करते उनको ये लगता है नहीं कि हम जैसे टीचर की गाइडलाइन में कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही, जब टीचर नहीं है, लैब असिस्टेंट नहीं है, तो वो क्या नाम है, केमिस्ट्री लैब में कोई भी केमिकल आपस में मिक्स करते रहते हैं, ये देखते हैं क्या बनेगा, और बाकी उनको देखते रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत ज्यादा होता है सब, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा देखभाल होती नहीं। लैब असिस्टेंट कहाँ है, मेन जो टीचर है वो आया ही नहीं है उस दिन, ठीक है, तो वो कोई ना कोई केमिकल मिक्स करते हैं। तो देखो, जिंक में अगर HCl डालोगे तो आप भारी मात्रा में क्या निकाल रहे हो, हाइड्रोजन। और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन इतने फ्यूल में इस्तेमाल हो रही है तो ये कम्बस्टाइल गैस है। ये कम्बस्टाइल गैस है, यानी ये पॉप साउंड के साथ धमाका करेगी।
अब सोचो, आप तो मजे मजे में डाल रहे हो HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स ऐसे, तो ज्यादा ज्यादा धुआं निकाल रहे हो। जितना ज्यादा धुआं निकलता है ना, दूसरे बच्चे सोचते हैं भाई यही एक्सपेरिमेंट कर रहा है कुछ बढ़िया सा, ठीक है ना। तो उस चक्कर में ये भूल जाते हैं वो धुआं नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन निकल रही है, और किसी ने साइड में बर्नर जला रखा होगा तो वो पॉप साउंड के साथ धमाका होगा उसमें। तो थोड़ी सी सावधानी है वो रखनी पड़ती है, बहुत जरूरी। एक होती है कमर्शियल प्रिपरेशन, इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन में एक और मैं छोटी सी करवा देता हूँ, ये तो आज तक खैर नहीं आई। मैं हर रिएक्शन के आगे R1 R2 R3 की एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, रेड कलर से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे ये R1 है, ठीक है ना। और ऐसी जो रिएक्शन जो आपकी चलेंगी ना, ये सारी की सारी ये लिस्ट जो बनेगी, ये आपकी 10 या 15 तक खत्म हो जाएंगी, इनके बीच में खत्म हो जाएगी। और इन्हीं में से 2 रिएक्शन आपके एग्जाम में आएंगी, या एक कम से कम। जैसे इसको एसिड में तो डाल दिया, चलो बेस में डाल के देखते हैं। जिंक को बेस में डालेंगे तो क्या होगा, इसका तो चलो कईयों को पता भी होगा। तो ये बनाते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम ZnO2, ये होता है सोडियम जिंकेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, तो ये है आपका सोडियम जिंकेट। यानी हाइड्रोजन इससे भी बनती है और इससे भी बनती है, बट ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये लिस्ट में आ गई, ठीक है। ये ऊपर वाली बेशक छोड़ दो, आसान है, ये आज तक एग्जाम में कभी नहीं आई है। और आगे चलते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल का मतलब है बड़े स्तर पर इंडस्ट्री में कमर्शियल प्रिपरेशन, जैसे भोरगढ़ इंडस्ट्री है, ये हमारी बवाना इंडस्ट्री है, और भी कई चारों तरफ इंडस्ट्री है। तो वहां पर जो हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं वो लोग, वो इनसे नहीं करते, वो और बढ़िया तरीका है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इनका। और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो हाइड्रोजन मिलती है ये हाईली प्योर होती है, 99.9% प्योर हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कमर्शियल प्रिपरेशन वो करवाते हैं। अगली जो है रिएक्शन वो है आपकी हाइड्रोकार्बन में अगर आप डाल दो तो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन CH4, दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर आपने H2 यानी स्टीम को डाल दिया, और टेम्परेचर कितना 1270 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, ये बन गई आपकी R2, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और क्या फॉर्म होता है यहाँ से, ये फॉर्म होता है CO प्लस में H2। CO प्लस H2 is very important, collectively known as CO plus H2 is very important, collectively known as सिन गैस, या फिर इसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस, ठीक है ना। सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ये सभी इसी के नाम है, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। अब आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.6 देखो। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.6 चेक करते हैं क्या है 9.6, और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है एक बार चेक कर लेते हैं इसको कहाँ से कहाँ है। हाईलाइट की अगर बात करें तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। और इसके अलावा हाफ लाइफ जो होती है इसकी कितनी होती है, ट्रीटियम की 12.33 ईयर। 70% टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स ये हाइड्रोजन का ही है, ठीक है। और भी देखो, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रियम जो है इसमें नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन, क्या बात है, ये एक नया नाम है, इसको भी अपने दिमाग में रखना भाई, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, वाह। हैज ओनली वन क्या न्यूट्रॉन। ट्रीटियम जो है इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन द ईयर 1934 अमेरिकन साइंटिस्ट हैरोल्ड सी यूरे got Nobel Prize for the separating hydrogen isotope of mass number 2 by physical method, यानी हाल ही में ये डिस्कवर हुई है कुल मिला के। और आगे चलते हैं, ये सब चीज हमने पहले से कर रखी है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम करें, लैब प्रिपरेशन में हमने कौन सी करी है, जिंक में एसिड को डाल दिया, और इसके तो कहने ही क्या है भाई, जितने भी इंपोर्टेंट पोर्शन है उसको मैं इस कलर से करूंगा हाईलाइट, ठीक है। इसके तो कहने ही क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कमर्शियल प्रिपरेशन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है वो हाईली प्योर होता है, प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा,
और इसके अलावा किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप H2 में डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ 1270 और निकल एज ए कैटलिस्ट, तो CO प्लस H2 बनता है एंड द मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। एक नाम और आ गया, एज अ मिक्सचर ऑफ CO2 इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल, इसलिए इसको सिन गैस भी बोलते हैं और सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम है कुल मिला के, भाई छोड़ना मत इसको। CO प्लस H2 ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें कोई कमियां हो ही नहीं। इसका नाम क्या है? 3 नाम है, सिन गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं और वाटर गैस भी इसी का ही नाम है, वाटर गैस भी बोलते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था जो जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ तक की है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमें अब करना है अपना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 9.6 क्वेश्चन। देखते हैं कितनी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। 9.6 ये है क्वेश्चन। इसमें हम ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, एक तो कि CO और H2 को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनता है। ये दोनों क्या है? दोनों कलेक्टिवली कॉल्ड सिन गैस। ये क्यों सिन गैस होती है? क्योंकि ये सिंथेसाइज करती है एक इंपोर्टेंट केमिकल जिसका नाम होता है मीथेनॉल। ठीक है ना, ये सिंथेसाइज करने की वजह से इसको क्या बोलने लगे थे? सिन गैस, एक इंपोर्टेंट केमिकल। अच्छा, जिंक को NaOH में डालोगे तो क्या बनेगा? आज ही कराया हमने, क्या? सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन। अच्छा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को H2 में डाल दोगे तो 2 ही चीज बनती है, CO प्लस H2। बैलेंस करके दिखाओ और अपना हाथ हैंड रेज करो कि क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा और इसके आगे क्या आएगा, बताओ। बैलेंस थर्ड। नितेश, लक्ष्य बताइए। भैया 3CO7H2। वेरी गुड, 3 और 7 करेक्ट आंसर है। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7। ठीक है, तो ये किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने उसको स्टीम में डाल दिया और गर्म कर दिया कैटलिस्ट निकल, तो यही बनेगा हर बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है आपका खत्म। निशान लगाते रहना लगातार, क्योंकि सारे पे निशान लगा देंगे हम। अच्छा, ये खत्म होने के बाद आपका फिर से हम उसी कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ देखो, वो कह रहा है कि ना ये जो हाइड्रोजन है, ये जो CO प्लस H2 है, इसको क्यों बोलते हैं सिंथेसिस गैस? क्योंकि ये यूज होता है सिंथेसाइज करने के लिए एक इंपोर्टेंट केमिकल जिसका नाम है मीथेनॉल। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल, पर्टिकुलरली मीथेनॉल। इसलिए इसको CO प्लस H2 को क्या बोलने लगे थे? सिंथेसिस गैस। सिंथेसाइज करती है क्या? मीथेनॉल। और आगे चलते हैं भाई। सिन गैस तो पता लग गया। वो कह रहा है सिन गैस एक और तरीके से पता की जा सकती है। नाउ एडेज, आज के दिनों में, सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोयला, देखो हर किसी में कोयला है, स्क्रैप वुड में, न्यूज़पेपर में। तो इससे अगर कोल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ये, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। तो 2 शॉर्ट नोट बन गए आपके, सिंथेसिस गैस और कोल गैसिफिकेशन। और कोल गैसिफिकेशन में अब की बार सिंथेसिस हाइड्रोकार्बन की जगह कार्बन को स्टीम में डाल के गर्म करेंगे, तब भी हमारी क्या बनेगी? CO प्लस H2, इसका नाम है सिंथेसिस गैस। ठीक है, तो ये भी सिंथेसिस गैस है। अब फिर से हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक नजर आपकी एक्सरसाइज पे रहनी चाहिए अगर आपको बाकी बच्चों से आगे निकलना है। ये ऐसे आते हैं एग्जाम में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म? सिंथेसिस गैस पे शॉर्ट नोट लिखो। हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर, हाइड्रोजनेशन के ऊपर, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के ऊपर, ये भी बहुत बार सेशन एंडिंग में पूछा गया है। तो आज हम ये 2 कर चुके हैं। कैसे करेंगे इसको? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के ऊपर तो देखना भी। देखो, जो चीज मैंने बताई थी, चैप्टर में हम डीमिनरलाइज वाटर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम परमानेंट हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है ना,
ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं उसी टॉपिक से अगले टॉपिक की तरफ, जहां हमने वाटर गैस पढ़ चुके हैं और सिंथेसिस गैस जो कि वाटर गैस होती है ये भी पढ़ चुके हैं। कोल गैसिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है। अब जो है वो ये रह गया, इसका ये भी देख लो। ये दोनों प्रोसेस जो है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की थोड़ी स्लो है, तो द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज, इसको बढ़ाया जा सकता है बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड को सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है CO प्लस H2O विल गिव यू क्या, CO2 प्लस H2। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोई सिन गैस है, ये कोई सिन गैस नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि इन दोनों प्रोसेस में जो हाइड्रोजन निकलता है वो बहुत ही स्लो है। इसलिए तेज करने के लिए ये क्या करते हैं, डाई हाइड्रोजन केमिकल की बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कर, जो कि सिन गैस मिक्सचर का है कार्बन, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन निकलता है हाइड्रोजन का वो ज्यादा तेज होता है, और इसी को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जो अभी अभी आपने देखा था। तो यहाँ पर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके सामने, सिंथेसिस गैस, कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। और अगर मैंने कहा था कि रिएक्शंस जो जितने भी हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट में हम देखें तो हमारे पास R2 आ चुका है, ये है आपका सिंथेसिस गैस से रिलेटेड। और अब जो रिएक्शन है वो भी देख लो एक बार ध्यान से, नंबर है R3 का। अगली खास रिएक्शन भाई ये तो होगी थी आपकी सिन गैस, सिंथेसिस गैस, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम करवाएंगे एक कोल गैसिफिकेशन, C प्लस में H2O करेंगे तो ये भी आपका क्या बनाता है, CO प्लस H2, एंड दिस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। ये होता है आपका कोल गैसिफिकेशन, और इसमें 1270 केल्विन वही है और निकल कैटलिस्ट भी वही है। दिस इज कोल गैसिफिकेशन, लिख देता हूँ मैं, कोल गैसिफिकेशन। हर किसी को स्टीम के साथ बुला रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, अगली रिएक्शन भी बड़ी खास है, R4, रिएक्शन नंबर 4। और ये क्या है, ये है अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम में लाओगे तो ये हो जाती है आपकी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, 673 केल्विन और नीचे क्या, कैटलिस्ट। तो ये क्या फॉर्म कर देगा, CO2 प्लस में H2, और यहाँ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की होती है वो ज्यादा होती है। ये आपकी R4, ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दिस इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो कुल मिला के अगर मैं आपको इसमें तीनों के हेडलाइन इसकी बनाऊं तो हमारे पास ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने आई है आज की क्लास में। कौन कौन सी रिएक्शन है, एक तो ये बड़ी खास रिएक्शन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन में, सॉरी किसको, किसी भी हाइड्रोकार्बन स्टीम में डालोगे, स्टीम में डालना है बार बार, 1270 केल्विन, वही निकल एज ए कैटलिस्ट। तो क्या बनाता है ये आपका सिन गैस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस या वाटर गैस या सिन गैस, और उस पर शॉर्ट नोट किया गया। अच्छा, सिर्फ कोल को स्टीम में डालोगे, सेम टेम्परेचर 1270 केल्विन और निकल एज ए कैटलिस्ट, अब भी क्या बनेगी, सिन गैस बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। और फिर से तीसरी रिएक्शन, अब की बार स्टीम में किसको डालना है, अब की बार कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम में डालना है। यहाँ क्या बनेगा आपका, टेम्परेचर मान लो यहाँ वैसे तो 673 टेम्परेचर है, ठीक है, और कैटलिस्ट आयरन क्रोमेट है, तो इतना बड़ा कौन लिखेगा, कैटलिस्ट लिख दो। मैं तो कहूँ आप टेम्परेचर भी भूल जाओ तो ऊपर डेल्टा बना दो। डेल्टा का मतलब होता है हीट कर दिया और नीचे लिख दो कैटलिस्ट, अगर याद नहीं है तो क्या आएगा, CO2 प्लस में H2 ये आ जाएगा, और इसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्यों बोला वाटर गैस, क्योंकि वाटर गैस शिफ्ट हो चुकी है ना, अब ये वाटर गैस रही नहीं, CO प्लस H2 ये वाटर गैस नहीं है, अब ये CO प्लस H2 होगी तो शिफ्ट होगी।
तो ये 3 बहुत खास रिएक्शन है जिनकी जितनी भी तारीफ कर लो उतनी कम है। तीनों को किस में डाला है? स्टीम में डाला है तीनों को। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश करके रखना। टेम्परेचर भूल जाओ तो डेल्टा बना दो, नीचे कैटलिस्ट भूल जाओ तो लिख दो कैटलिस्ट, सब चलता है इसमें। तो यहाँ तक का ये जो पोर्शन था ये हुआ हमारा खत्म, और अब अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा ज्यादा आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी तो यहीं पे हम खत्म करते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। यस नितेश, क्वेश्चन पूछो। भैया मुझे ट्यूशन सेंटर से रिलेटेड एक बात पूछनी थी सर। हाँ बोलो। राणा सर का, सर जो अपनी वीडियो बनाने के लिए गए थे अपने सेंटर पे, तो वहां पर उन्हें पता चला कि 1 नवंबर से वे ऑफलाइन क्लास शुरू कर सकते, तो क्या आप भी करोगे? भाई ये 1 नवंबर से ऑफलाइन क्लास का पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ करेंगे। ऑड इवन डेट पे बच्चे आएंगे, जिनका रोल नंबर सीरियल नंबर आपको नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। तो ऑड इवन का सिस्टम चलेगा, जैसे जिनका 2 तारीख है आज मान लो, तो इवन सीरियल नंबर वाले बच्चे आएंगे, और ऑड डेट है तो ऑड सीरियल नंबर वाले बच्चे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। जैसे मान लो आपका नितेश, आपका सीरियल नंबर है मान लेते हैं 7 है भैया। 7 है, ठीक है ना, सीरियल नंबर 7 है, तो आज डेट है इवन, तो आज आप नहीं आओगे यहाँ पे, आप घर पे यही चीज ऑनलाइन देखोगे। ठीक है ना, यहाँ कैमरा लगेगा, आपको पूरा बोर्ड वही दिखाई देगा जो आपका यहाँ पे है। फिर आप अगले दिन आओगे, फिर आप अगले दिन ले सकते हो क्लास को। अब ये चीज तो हमने सोची है 1 नवंबर से ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट की का क्या रूल रेगुलेशन, क्या पॉलिसी आती है, तो वो भी देखना जरूरी होगा। अगर गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती स्कूल में बच्चों को, तो भाई फिर हम स्कूल यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधी सीधी पुलिस आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी अगर गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया तो। यस लक्ष्य, पूछिए कोई क्वेश्चन। भैया डेली ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं? हाँ, जिसका मन नहीं कर रहा आने का कोई दिक्कत नहीं, अपने घर पे आप लो, और ऑनलाइन क्लास आप इस तरह से ले सकते हो जैसे इंटरेक्शन बोर्ड पे होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास लैपटॉप और ये जो क्या नाम है टैबलेट तो होगी नहीं, बोर्ड होगा, तो आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन जो है वो मेरे पास व्हाट्सएप, कुछ भी चीज पूछनी है तो मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। मैं फिर उस टाइम आपके जो डाउट हैं वो पहले करवाने के बाद ही क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें तो अब इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अपूर्वा, यस पूछो। तो बस मेरे को वही था कि सर ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी? हाँ हाँ ऑनलाइन। आप अभी भी रांची में हो या फिर आ गए हो यहाँ पे? यस सर अभी तो रांची में नहीं हूँ सर, अभी मैं बाहर हूँ सर, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा रांची में। अच्छा अच्छा, बाहर, इंडिया से ही बाहर? नहीं सर, अभी तो इंडिया में से कोलकाता में हूँ सर अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। आप जैसा है ये ऑनलाइन तो साथ साथ चलेंगी क्योंकि इसका अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ऑड और इवन करके आना पड़ेगा आपको। ऑड डेट है तो ऑड वाले सीरियल नंबर आ जाओ, इवन डेट है तो इवन वाले सीरियल नंबर आ जाओ। और बाकी कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम ना तो ऑड पे आएंगे ना इवन पे आएंगे, जैसे अभी लक्ष्य बोला, तो वो तो ऑनलाइन ही लेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउड कर नहीं रहे अभी। ठीक है ना, तो वो वहां कर लो, लेकिन डिपेंड यही करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की एक लीगल पॉलिसी, लीगल में आ गया रिटर्न में। जैसे इंडिया में हर जगह शुरू हो गए स्कूल, हर जगह, दिल्ली रहती है, तो जब तक गवर्नमेंट अलाउड नहीं करेगी जब तक नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, किसी भी हालत में नहीं। जैसे उन्होंने कर दिया वैसे हम यहाँ भी कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, ओके। और कोई किसी का कोई डाउट है? किसी के स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्लास स्टार्ट होने से रिलेटेड कुछ? यस नितेश बताइए। भैया मेरे स्कूल में नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि नेशनल स्कूल में सर्टिफिकेट आ गया कि उनको 1 तारीख से बुलाया, 2 नवंबर से बुलाया गया है। और कैसे बुलाया गया है, ऑड भैया इवन या फिर? वो तो उसने नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि उनको 2 तारीख तक उनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया, अगर उन्होंने आना चाहते तो वे आ सकते हैं। हाँ ऐसे ही तो थोड़ा थोड़ा अभी क्लियरिफाई हो जाएगा मेरे ख्याल में, ज्यादा नहीं, 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर के आसपास आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसी के हिसाब से देखते हैं।
यस यस बोलो। सर वो 1 नवंबर से कह रहे हैं हमारे स्कूल वाले भी। सर वो अब 10 दिन का ऑटम स्कूल ब्रेक कौन है, सा उसके आपका? बाद स्टार्ट हो। सर केवी केवी बवाना या नरेला? बवाना। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं 1 नवंबर से जो भी ऑर्डर पास आउट होंगे उसके हिसाब से। यस सर। हाँ बस ये आपको पता लग जाएगा 29 को ही, 29 के आसपास लक्ष्य है। बोलो। भैया हमारे में तो कोई ऐसा नहीं है, नरेला के में हमारे तो एग्जाम होंगे बल्कि 2 से ऑनलाइन ही। ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे। जी वो भैया। गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी टाइम है भाई। आज कितनी होगी? 21 22 के आसपास होगी। तो अभी तो टाइम है, और अभी 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा, सब क्लेरिफाई हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा देखते हैं। बाकी तो चल ही रहा है, और ऑनलाइन अगर यहाँ पर क्लास होती है स्टार्ट तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा इंटरेक्शन, जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और डाउट क्लियर करने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।